चैप्टर 51 एक सच्चा मित्र। पिछले अध्याय में संरक्षक असीम दक्ष को एक दूसरी जगह पर ले गए, जो कि अन्य शिष्यों के आवास से थोड़ा दूर था। इसके बाद दक्ष जल्द ही गौरव के कक्ष की ओर चला गया, ताकि वह गौरव को गोलियां दे सके। रास्ते में दक्ष ने देखा कि अशीर ने उसके कक्ष का दरवाजा खोल दिया है और उसके कक्ष के बाहर वह आलस्य के साथ दक्ष का इंतजार कर रहा था। जब दक्ष ने अशीर से नियमों के बारे में बात की, तब अशीर ने कहा कि उसे दक्ष के सामने नियमों को मानने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब अशीर ने कहा कि संप्रदाय के एल्डर ने दक्ष को बुलाया है, तो ये जानकर दक्ष हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस एल्डर ने उसे बुलाया था और क्यों। इसके बाद दक्ष ने उससे कहा कि वह जल्द आएगा। इसके बाद वह गौरव के कक्ष में चला गया, जहां दक्ष को देखकर गौरव और सरोजा खुश हो गए। जब गौरव ने दक्ष को अपने पास देखा, तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम सफल जरूर होंगे। गौरव की ये बात सुनकर दक्ष मुस्कुराने लगा और फिर उसने कहा, मैंने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहने के बाद दक्ष ने गौरव को तुरंत 3 विशेष उपचार की गोलियां दी, जो उसे रक्षक अनुपम द्वारा दी गई थी। गौरव ने भी उन गोलियों को सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिया और फिर उन्हें निगल लिया। हालांकि गौरव के लिए केवल एक ही गोली पर्याप्त थी, लेकिन फिर भी दक्ष ने उसे 3 विशेष उपचार की गोलियां दी, ताकि गौरव के उपचार में कोई कमी न रहे और वह पूरी तरह से ठीक हो जाए। और फिर दक्ष गौरव के ठीक होने तक उसके बिस्तर के पास ही बैठा रहा। इसके बाद जब दक्ष गौरव के बिस्तर के पास बैठा हुआ था, तब सरोजा ने कहा, दक्ष, क्या तुम अकेला पर्वत शिखर पर गए थे? सरोजा की ये बात सुनकर दक्ष ने हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन इसके अलावा उसने और कुछ भी नहीं बताया। दक्ष सरोजा और गौरव से कभी झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जब उसे संरक्षकों की बात याद आई, तब उसने अपना मुंह बंद रखा और केवल अपना सिर हिलाया। सरोजा ने जब पहली बार दक्ष को वापस आते हुए देखा था, तब उसने उसी समय ये अंदाजा लगा लिया था कि दक्ष जरूर सफल हो गया था। सरोजा को इस बात की जानकारी थी कि दक्ष अकेला पर्वत शिखर पर जा रहा है, और अब जबकि वह वहां से विशेष उपचार की गोलियां लेकर वापस आ गया था, तब उसके लिए ये अनुमान लगाना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि दक्ष ने वहां की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। इस समय उन गोलियों को निगलने के बाद गौरव को अपने शरीर में एक ऊर्जा प्रवाह का एहसास हुआ, जो अज्ञात स्रोतों से उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। ये सब महसूस करते हुए गौरव ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य के साथ वह दक्ष की ओर देखने लगा। इस समय उसके चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वह दक्ष जैसा अद्भुत मित्र पाकर कितना खुश था। हालांकि वह इस समय कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इस समय गौरव ये साफ महसूस कर पा रहा था कि दक्ष के द्वारा दी गई उपचार गोलियों की ऊर्जा एक गर्माहट के साथ उसके पूरे शरीर में लगातार प्रवाहित हो रही थी। इसके बाद गौरव ने जब अपनी कुछ ताकत वापस पा ली, तब उसने दक्ष से कहा, धन्यवाद दक्ष। इस पर दक्ष ने केवल अपना सिर हिलाया और गौरव के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार करने लगा। कुछ समय तक दक्ष के साथ रहने के बाद अब गौरव को इसमें कोई संदेह नहीं था कि दक्ष उसका एक सच्चा मित्र था। गौरव ने सोचा कि वह ऐसे सच्चे मित्र को हमेशा अपने दिल में याद रखेगा। यदि किसी ने दक्ष को मारने का प्रयास भी किया, तो उसे पहले गौरव से होकर गुजरना होगा। दक्ष गौरव का सच्चा मित्र था। उसने करणप्रीत को मार डाला और अकेले ही पूरा परिणाम भुगतने को तैयार हो गया। भले ही उसने अकेले ही क्रूर जंगली जानवरों को मार डाला था, लेकिन इसके बाद भी उसने उनके साथ अपनी सभी कीमती वस्तुओं को साझा किया। वह अंगद और अमनप्रीत को भी अकेले मारने में सक्षम था और फिर अंत में वह गौरव को बचाने के लिए अकेला पर्वत शिखर पर जाकर वहां की कठिन परीक्षा पास करने में भी सक्षम था। इस दुनिया में दक्ष जैसे किसी भी व्यक्ति को ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतना कुछ करेगा जिसे वह इतने कम समय से जानता हो। दक्ष वास्तव में अपने सभी मित्रों के प्रति ईमानदार और वफादार था। वह अपने सभी मित्रों को बहुत महत्व देता था। इधर कुछ समय बाद गौरव को महसूस हुआ कि उसका शरीर लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अभी भी ठीक हो रहा है। अब गौरव को अपने शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसकी त्वचा में केवल पीन चुभने जैसा एहसास हो रहा था। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया था कि उसका शरीर इतनी तेजी से स्वस्थ हो रहा था। सरोजा ने देखा कि गौरव का शरीर कितनी तेजी से स्वस्थ हो रहा है। उसके चेहरे और शरीर की चोटें भी पूरी तरह से गायब हो गई थी। सरोजा यह सोचकर ही आश्चर्यचकित थी कि यह विशेष उपचार की गोलियां कितनी मजबूत और प्रभावी थी, जिससे गौरव का शरीर तुरंत ही ठीक हो गया। इधर जब दक्ष ने गौरव को पूरी तरह से स्वस्थ होते हुए देखा, तब उसने राहत की सांस ली और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि संप्रदाय के संरक्षकों ने कहा था, यह विशेष उपचार की गोलियां वास्तव में बहुत अद्भुत है। इसके बाद दक्ष ने गौरव को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, गौरव, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। तुम कुछ देर आराम करो। मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए मुझे जाना होगा, किंतु मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ये कहने के बाद दक्ष अपनी जगह से उठा और जाने के लिए मुड़ गया। जाने से पहले दक्ष ने जार से 3 और विशेष गोलियां निकली और उसे सरोजा को देते हुए कहा, सरोजा, इन्हें अपने पास रखो। तुम्हें भविष्य में इनकी जरूरत पड़ सकती है।
इस पर सरोजा ने भी सहज रूप से दक्ष के हाथों से उन 3 विशेष गोलियों को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने हाथ में लेते हुए उसने कहा, धन्यवाद दक्ष, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी और इनका उचित उपयोग करूंगी। सरोजा की ये बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वह वहां से बाहर चला गया। बाहर आने के बाद दक्ष अशीर के पास आ गया और फिर उसने कहा, चलो। इस पर अशीर ने दक्ष की ओर देखा तक नहीं और फिर उसने आगे की ओर चलना शुरू कर दिया। दक्ष ने भी उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। इस समय वह स्टार्मी गार्ज की ओर बढ़ रहे थे। सटीक रूप से कहें तो वह इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर बढ़ रहे थे। जब दक्ष लाइफ एंड डेथ एरिना के थोड़ा पास पहुंचा तब वह वहां इतने सारे शिष्यों को इकट्ठा हुए देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए थे और इसके अलावा वहां किसी लड़ाई की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। इस समय दक्ष यही सोच रहा था कि संप्रदाय के किस एल्डर ने और किस कारण से उसे यहाँ पर बुलाया है। कुछ ही समय बाद अशीर दक्ष को लेकर लाइफ एंड डेथ एरिना के बीच कुलपति गजोधर और अन्य के सामने ले आया। इसके बाद अशीर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, कुलपति महान एल्डर जयंत, एल्डर शाबंत, मैं आपके आदेश पर दक्ष को यहाँ लेकर आ गया हूँ। जब दक्ष ने अशीर से उसके सामने खड़े एल्डर्स का परिचय सुना तो उसका जबड़ा गिर गया और वह आश्चर्यचकित रह गया। दक्ष ने हैरानी भरे स्वर में एक अधेड़ उम्र के आदमी जिसने सफेद चौड़ी आस्तीन वाला कपड़ा पहना था उसे देखते हुए कहा, ये हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति गजोधर है और इनके साथ महान एल्डर जयंत भी है। दक्ष ने कुलपति गजोधर के बगल में खड़े एक आदमी को देखते हुए कहा, अब आगे क्या होने वाला है? आखिर क्या होगा जब दक्ष को उसके यहाँ बुलाए जाने का कारण पता चलेगा? क्या प्रतिक्रिया होगी ये जानकर दक्ष की? क्या दक्ष एल्डर शाबंत के निर्णय को मान लेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न इन मार्शल वर्ल्ड सिर्फ पॉकेट नोवेल पर और लाइक जरूर से करें और कमेंट करें। चैप्टर 52, तुम हमारे संप्रदाय के दुष्ट शिष्य हो। पिछले अध्याय में दक्ष को देखकर गौरव ने कहा कि उसे यकीन था कि दक्ष जरूर सफल होगा। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर दक्ष ने गौरव को गोलियां दे दी। गोलियां निगलने के कुछ ही समय बाद गौरव धीरे धीरे ठीक हो गया। उसकी सभी चोटें गायब हो गई, जिसे देखकर सरोजा भी आश्चर्यचकित रह गई। इसके बाद दक्ष ने जाते हुए सरोजा को भी 3 गोलियां दी और फिर बाहर आकर वह अशीर के साथ लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर जब दक्ष ने देखा कि उसके सामने 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति और महान एल्डर है तो वह स्तब्ध रह गया। दक्ष को इतने महत्वपूर्ण लोगों से मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने महत्वपूर्ण लोग उसे सीधे बुलाने के लिए किसी को भेजेंगे, जिससे दक्ष को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद दक्ष ने अपने आस पास चारों ओर देखा। इसके बाद उसकी नजर संजीव और उसके बगल में खड़ी अनिमा के ऊपर पड़ी। अनिमा इस समय दक्ष की ओर जानलेवा नजरों से घूर रही थी। इधर जब दक्ष ने अनिमा को वहां देखा तब उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने अपने मन में कहा, ये यहाँ क्या कर रही है? जब दक्ष यही सोचते हुए अनिमा की ओर देख रहा था तभी एल्डर शाबंत ने दक्ष की ओर अपनी भयानक और काली आंखों से देखा और फिर उन्होंने कहा, दक्ष, क्या तुम अपने द्वारा किए गए अपराधों को जानते हो? एल्डर शाबंत की ये बात सुनकर दक्ष को ऐसा लगा मानो उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई हो। एल्डर शाबंत संप्रदाय के एक सम्मानित एल्डर थे, इसलिए शौर्य को भी उनका सम्मान करना पड़ता था। इसके बाद एल्डर शाबंत की बात सुनने के बाद दक्ष ने एल्डर शाबंत की ओर देखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया एल्डर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस समय एल्डर शाबंत की बात सुनकर दक्ष को लगा कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। इधर दक्ष की बात सुनकर एल्डर शाबंत ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आया? दक्ष, तुम हमारे संप्रदाय के एक शिष्य हो और तुम अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते। तुम अपने भाइयों को चोट पहुंचाते हो। तुम हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के लिए एक कलंक हो। तुम हमारे संप्रदाय के एक दुष्ट शिष्य हो। ये कहते हुए एल्डर शाबंत ने दक्ष के ऊपर आरोपों की बौछार कर दी। इसके अतिरिक्त एल्डर शाबंत ने अपना चेहरा बचाने और संजीव को खुश करने के लिए उन्होंने दक्ष को अपमानित करना भी शुरू कर दिया। चूंकि दक्ष संप्रदाय का एक सामान्य शिष्य था, इसलिए एल्डर शाबंत ने अन्य किसी भी चीज की परवाह न करते हुए उसे अपमानित किया। एल्डर शाबंत ने दक्ष के ऊपर अनेक आरोप लगाए और उसे दोषी ठहराया। उनका इरादा दक्ष को अपमानित करके उसे इस 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित करना था। एल्डर शाबंत ने जितना संभव हो उतना दक्ष के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया ताकि दक्ष एल्डर शाबंत की बातों का खंडन न कर सके। इस समय एल्डर शाबंत की बात सुनकर दक्ष की आंखें उलझन से भर गई। दक्ष ने कहा, कलंक, कचरा, 4 पर्वतीय संप्रदाय को बदनाम करने वाला। इस समय दक्ष को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर शाबंत उससे ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके बाद जब दक्ष ने अपनी नजरें अनिमा की ओर घुमाई, जो कि इस समय दक्ष की ओर देखते हुए एक ठंडी मुस्कान दिखा रही थी, तब वह सब समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा था। अनिमा यहाँ अपने पिता के अपमान का बदला लेने आई थी, लेकिन इस समय दक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एल्डर शाबंत उनका साथ क्यों दे रहे थे। भले ही दक्ष एक साधारण शिष्य था,
परंतु वह कम से कम संप्रदाय का एक सदस्य तो था, इसलिए उन्हें अनिमा के बजाय उनका साथ देना चाहिए था। ये सोचते हुए दक्ष दोबारा अपनी भ्रमित नजरों से एल्डर शाबंत की ओर देखने लगे। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एल्डर शाबंत ऐसा क्यों कर रहे थे। इधर अगले ही पल एल्डर शाबंत ने कहा, अब तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आप सभी लोग ये देख सकते हैं कि दक्ष अपने अपराधों को गलत ठहराने के लिए भी कुछ नहीं बोल रहा है, जिसका अर्थ है कि वह सच में इसके लिए दोषी है। इधर जब दक्ष ने एल्डर शाबंत की ये बात सुनी, तब उसने तुरंत उन्हें जवाब देते हुए कहा, वरिष्ठ, आपने बिना किसी सबूत के मेरे ऊपर अनेक आरोप लगा दिए। मैं इस संप्रदाय का केवल एक साधारण शिष्य हूं, जिसकी बातों को पूरे संप्रदाय में कोई भी सर्वशक्तिमान और सम्मानित एल्डर ज्यादा मायने नहीं देता, भले ही मैं अपनी बेगुनाही साबित करने में सक्षम रहूं। लेकिन यहां जब मेरी बातों को सुने बिना ही यहां के शक्तिशाली और प्रभावशाली योद्धाओं ने जब पहले ही मुझे दोषी मान लिया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इधर दक्ष की ऐसी बातें सुनकर एल्डर शाबंत का चेहरा अचानक शांत पड़ गया और फिर अगले ही पल एल्डर शाबंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने दक्ष को डांटते हुए कहा, बदतमीज। एल्डर शाबंत को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उनकी बातों का पलटकर ऐसे तीखे शब्दों में जवाब देगा। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। इस समय दक्ष को सभी शिष्यों के सामने ये कहते हुए देखकर एल्डर शाबंत को लगा कि दक्ष उन शिष्यों को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कैसे संप्रदाय में सामान्य शिष्यों के साथ कितना नीचा व्यवहार किया जाता है। संप्रदाय के एल्डर्स बिना किसी सबूत के किसी भी सामान्य शिष्य को आरोपी सिद्ध कर सकते हैं, जिससे एल्डर शाबंत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने गुस्से भरी नजरों से दक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? मैं संप्रदाय के एल्डर्स में से एक हूं। इस संप्रदाय में मेरा कार्य शिष्यों से उनके अपराध के बारे में सवाल करना है। क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है कि संप्रदाय के अंदर एक एल्डर को पलटकर जवाब देना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है? एल्डर शाबंत की ये बात सुनकर दक्ष ने भी अब संकोच करना छोड़ दिया और उसने खुलकर अपनी बात कहते हुए कहा, अगर मैं कुछ नहीं कहता हूं और आपकी बातों का जवाब नहीं देता हूं, तो इससे आप समझेंगे कि मैं आपके द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए अपराधों को स्वीकार कर रहा हूं, और जब मैं कुछ बोलता हूं तो आप कह रहे हैं कि मैं संप्रदाय के एक एल्डर का अपमान कर रहा हूं, जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। आज मैं दक्ष सबके सामने आप जैसे पक्षपाती एल्डर से पूछता हूं कि आप वास्तव में किसके लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सच्चा एल्डर अपने संप्रदाय के विरुद्ध नहीं जाएगा। ये कहते हुए दक्ष ने अब एल्डर शाबंत का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और उनके चेहरे पर उन्हें अपराधी ठहरा दिया, जिसने एक सामान्य शिष्य पर जबरदस्ती आरोप लगाया था। जब दक्ष यहां पर लाइफ एंड डेथ एरिना में आया और एल्डर शाबंत ने उसके ऊपर गलत आरोप लगाना शुरू किया, तब एल्डर शाबंत ये स्वयं भी जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं बदला और उन्होंने अपनी गलती को नहीं सुधारा। उन्होंने सबके सामने कहा कि दक्ष ने संप्रदाय को शर्मिंदा किया है। उन्होंने दक्ष के साथ एक जानवर की तरह व्यवहार किया। दक्ष को ये बात समझ में आ गई थी कि वह चाहे कुछ भी करे, एल्डर शाबंत उसे दोषी अवश्य ठहराएंगे। अगर दक्ष ने उनसे कुछ कहा तब भी वह अपराधी होगा, और अगर कुछ नहीं भी कहा तब भी वह अपराधी होगा। इसलिए दक्ष ने ये निर्णय लिया कि उसे अब चुप नहीं रहना चाहिए और एल्डर शाबंत का विरोध करना चाहिए। दक्ष एल्डर शाबंत से बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। उसने सभी शिष्यों के सामने, यहां तक कि सभी 4 पर्वतीय संप्रदाय के महान हस्तियों के सामने एल्डर शाबंत की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल किया और एल्डर शाबंत को बिल्कुल भी अपनी दृष्टि में नहीं रखा। दक्ष का ऐसा साहस देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। अब आगे क्या होने वाला है? क्या होगा दक्ष के इस व्यवहार का अंजाम? अब क्या करेंगे एल्डर शाबंत दक्ष के साथ? क्या दक्ष अब एल्डर शाबंत की सजा से बच पाएगा? क्या दक्ष को 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न इन मार्शल वर्ल्ड सिर्फ पॉकेट नोवेल पर, और लाइक जरूर से करें और कमेंट करें।